हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटिजेरिस सिस्ट के बारे में। तो डेंटिजेरिस सिस्ट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सिस्ट क्या होती है। सिस्ट एक कैविटी होती है। कैविटी का मतलब खाली जगह, जो कि हार्ड टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू में बन जाती है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि ये मैंने मैंडिबल बनाया है। मैंडिबल क्या है? मैंडिबल अब एक बोन है, ठीक है। अब बोन के अंदर ऐसे अगर यहाँ पर ऐसे खाली जगह बन गई है, खाली जगह का मतलब कैविटी बन गई है, ठीक है। तो उस कैविटी को हम सिस्ट कहते हैं। अब अगर हम देखें कि मान लो हमने पेशेंट का एक्सरे करवाया है, ठीक है, पेशेंट का ओपीजी करवाया है। ओपीजी का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसे फुल माउथ का एक एक्सरे करवाया है पेशेंट का, जिसमें उसको आपको उसके सारे दांत, पूरी ओरल कैविटी, सब कुछ दिख रहा है। अब देखो ये सारा जो वाइट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर, ये क्या है? बोन है सारी। अब हर जगह पर पेशेंट के आपको बोन दिख रही है, पर यहाँ पर देखो एक ऐसे आपको एक एरिया दिख रहा है जो कि रेडियोलूसेंट है। रेडियोलूसेंट का मतलब कि बाकी सारा एरिया आपको वाइट दिख रहा है, वो अकेला एरिया है जो आपको ऐसे ब्लैक दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे एरिया वाइट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बोन है, पर ये अकेला एरिया ऐसा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब बोन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सारी बोन के अंदर एक ऐसे खाली जगह बन गई है या एक कैविटी बन गई है, ठीक है। अब ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी के अंदर या तो जैसे मैं कह रही हूँ कि ये खाली खाली का मतलब कि इसके अंदर गैस हो सकती है, गैस के अलावा इसके अंदर लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के अलावा इसके अंदर सेमी सॉलिड हो सकता है। अब ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी की अगर आप देखो ध्यान से तो एक वेल डिफाइंड आउटलाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कैविटी की वेल डिफाइंड आउटलाइन है, मतलब कि इसका हमेशा एक बॉर्डर होगा। अब ये जो कैविटी है, ये इसका जो बॉर्डर है वो एपिथेलियम लाइंड भी हो सकता है और एपिथेलियम का नहीं भी हो सकता। तो इसे हम कहते हैं एक सिस्ट। तो इससे अब हम सिस्ट की डेफिनेशन जो है वो समझ सकते हैं कि सिस्ट एक अब नॉर्मल कैविटी है, मतलब कि नॉर्मल केसेस में वो नहीं बनी होती, हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू दोनों में हो सकती है। उसके अंदर फ्लूइड, सेमी सॉलिड और गैस हो सकता है। ऑफन इनकैप्सुलेटेड एंड इज लाइंड बाय एपिथेलियम और मे नॉट बी लाइंड बाय एपिथेलियम। अब ये जो कैविटी है बोन में, ये बहुत सारे रीजंस के कारण बन सकती है। अलग अलग रीजन से अलग अलग कैविटी बनती है, जिसमें अलग तरह का कंटेंट हो सकता है, अलग तरह की लाइनिंग हो सकती है। तो इससे हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसमें बहुत सारी हम सिस्ट को पढ़ते हैं, डेंटिजेरिस, ओकेसी, सीईओसी। अब इनमें रहता बेसिक जो है इनका, जैसे रेडिकुलर है ना, और भी, तो इनका जो बेसिक है वो तो सेम ही है। बेसिक क्या है? बेसिक जो इस डेफिनेशन में लिखा है। अब नॉर्मल है, कैविटी है, हार्ड सॉफ्ट टिश्यू किसी में भी हो सकती है, फ्लूइड, सेमी सॉलिड, गैस भी हो सकता है, इनकैप्सुलेटेड भी है और लाइंड और मे नॉट बी लाइंड बाय एपिथेलियम। फर्क कहाँ पर आता है? फर्क आता है कि इनका कंटेंट क्या है, इनकी लाइनिंग किस चीज़ की बनी है, ये कौन सी लोकेशन पे है, किस एज में है, किस कारण बनी है। तो अब हम डेंटिजेरिस सिस्ट के यही सारे पॉइंट जो हैं वो पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड आ जाता है ओडोंटोजेनिक। अब इसका मतलब क्या है? ओडोंटोजेनिक का मतलब क्या है? देखो कि हमारा जो जॉ है उसके अंदर अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कोई टिश्यू है जो गम्स बनाता है, कोई टिश्यू है वो नर्व टिश्यू है, कोई टिश्यू बोन बना रहा है, एंड कोई टिश्यू ऐसा है जो टीथ बना रहा है। अब जो टिश्यू टीथ बना रहा है उस टिश्यू को हम कहते हैं ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम। अब अगर उस टिश्यू से कोई सिस्ट बन रहा है, ठीक है, ओडोंटोजेनिक टिश्यू से अगर सिस्ट बनता है तो उसे हम ओडोंटोजेनिक सिस्ट कह देते हैं। ये बहुत तरह की होती हैं ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इसमें डेंटिजेरिस आ जाती है, ओकेसी आ जाता है, सीईओसी सिस्ट आ जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि डेंटिजेरिस सिस्ट एक ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। अब दूसरा पॉइंट आता है, इनक्लोजेस द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ बाय एक्सपेंशन ऑफ इट्स फॉलिकल अटैच्ड टू इट्स नेक। ये 4 पॉइंट आ गए। अब हम ये पॉइंट समझेंगे। आपको एक पिक्चर जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी। वो पिक्चर है कि जैसे ये ओरल कैविटी में बहुत सारे दांत इरप्ट हुए हैं। अब ये एक दांत है जो इरप्ट नहीं हुआ है। इस अनइरप्टेड दांत के अराउंड, दांत के हमेशा ऊपर, दांत के नीचे नहीं, दांत के ऊपर ऐसे एक रेडियोलुसेंसी आपको दिखेगी।
कुछ इस तरह से। तो अगर आप ये पिक्चर को याद रखते हो तो आपको डेंटिजेरिस सिस्ट के मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो याद हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, ये दांत क्या है, अनइरप्टेड है। तो पहला पॉइंट क्या है कि डेंटिजेरिस सिस्ट हमेशा अनइरप्टेड दांत के अराउंड बनेगी। सेकंड पॉइंट, ये दांत के नेक से शुरू हो रही है। नेक से मेरा मतलब है सीमेंटो इनेमल जंक्शन से, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिस्ट हमेशा दांत के नेक से शुरू होगी। तीसरा पॉइंट है कि दांत हमेशा इसके ल्यूमन में होगा, या ये सिस्ट हमेशा टूथ को इनक्लोज करेगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले ये अनइरप्टेड दांत के अराउंड होगी, यानी कि ऐसे इस दांत के ऊपर अगर कोई सिस्ट बनी है तो वो डेंटिजेरिस सिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दांत इरप्टेड है, ठीक है। अब अगर ये दांत है, मैं बात करूँ, ये दांत अनइरप्टेड है, अगर यहाँ पर सिस्ट बनी हुई है तो वो भी डेंटिजेरिस नहीं हो सकती, क्योंकि डेंटिजेरिस हमेशा नेक से स्टार्ट होगी। अब एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी अभी तक आया होगा कि अगर जॉ है, जॉ के अंदर कोई दांत है जो अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, या जो दांत इम्पेक्टेड है, उसके अराउंड ऐसे एक कैविटी या ऐसे एक सिस्ट क्यों बन गई? तो वो आंसर है इसके ओरिजिन में। ये क्यों बनी है? ये या तो डेवलपमेंटल रीजंस के कारण बन सकती है, या फिर इन्फ्लामेटरी रीजंस के कारण बन सकती है। अब डेवलपमेंटल रीजंस क्या हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आप ये एक डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आप देखो, ये दांत है जो अभी इरप्ट नहीं हुआ है। ये दांत में डेंटिन है, ये इनेमल है, ये ओरल एपिथेलियम है। अब इनेमल के ऊपर ऐसे एक रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। अगर इस रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम और इनेमल के बीच में अगर फ्लूइड अकमुलेशन हो जाए, फ्लूइड अकमुलेशन मतलब कि अभी तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं ना, अब ये देखो ये इनेमल है, अब ये रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम और इनेमल के बीच में ऐसे फ्लूइड अकमुलेशन हो गई, तो ये क्या बन गई, एक सिस्ट बन गई दांत के ऊपर। जैसे ये देखो, ये दांत है, ये उसकी इनेमल है, रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम है ये। अब इन दोनों के बीच में फ्लूइड अकमुलेशन हो गई, तो ये क्या बन गई, एक सिस्ट बन गई। अब देखो, ये रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम है, यहाँ पर रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम कहाँ से बनती है, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से। ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से अगर कोई सिस्ट बने तो उसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोजेनिक सिस्ट कहते हैं। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि जैसे डेसिडियस दांत है, अब डेसिडियस दांत में कोई इन्फेक्शन हो गई है, अब वो डेसिडियस दांत की इन्फेक्शन नीचे जाएगी उसके एपेक्स पे। अब एपेक्स के नीचे परमानेंट टीथ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई, वो इन्फेक्शन गई नीचे, नीचे अब यहाँ पर परमानेंट टीथ पड़ा हुआ है, जिसके कारण अब इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हुई। ये इन्फ्लामेशन ने स्टिमुलस दिया, और उस स्टिमुलस से क्या हुआ, दांत के ऊपर ऐसे सिस्ट बन गई। तो ये हो गया इन्फ्लामेटरी रीजन। चाहे सिस्ट डेवलपमेंटल रीजन से बने, चाहे इन्फ्लामेटरी रीजन से बने, हिस्टोलॉजिकली मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप उस सिस्ट को देखोगे तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि वो डेवलपमेंटल रीजन से बनी है या फिर वो इन्फ्लामेटरी रीजंस के कारण बनी है। किसी पेशेंट को डेंटिजेरिस सिस्ट हुआ है तो वो कौन से फीचर्स हैं जो क्लिनिकली आप उस पेशेंट में देख पाओगे। तो सबसे पहले कोई भी इसका अगर क्लिनिकल फीचर याद रखना है तो आपको एक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हमेशा याद रखना होगा, वो है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन से ही आप इसके मोस्टली क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो याद कर लोगे। इन्फेक्शन का मतलब कि दांत क्या है, इरप्ट हो जाना चाहिए था, पर दांत जो है वो इरप्ट नहीं हुआ, उसको हम बोल देते हैं इन्फेक्शन हो गई है। ये भी पता है कि डेंटिजेरिस सिस्ट हमेशा अनइरप्टेड दांत के अराउंड ही बनेगी या फिर इम्पेक्टेड दांत के अराउंड ही बनेगी। तो वो कौन सा दांत है, सोचो, जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेंट्रल इंसाइजर पेशेंट का निकला नहीं, या लेटरल इंसाइजर, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। पर ऐसा कौन सा केस है जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, अकल दाढ़ की। अभी तक पेशेंट कहता है कि मेरी अकल दाढ़ अभी तक नहीं आई है ना, या मेरा थर्ड मोलर अभी तक नहीं आया। तो इससे कौन सा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो डेंटिजेरिस सिस्ट है उसकी लोकेशन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखेगी, वो हमें सबसे ज़्यादा थर्ड मोलर के अराउंड दिखेगी। थर्ड मोलर के बाद वो हमें मैक्सिलरी कस्पिड है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन शो करता है, तो थर्ड मोलर के बाद वो हमें मैक्सिलरी कस्पिड रीजन में मिलेगी। अब आप देखो कि थर्ड मोलर जनरली कौन सी एज में इरप्ट होता है, वो 18 ईयर्स के बाद इरप्ट होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी एज जो है वो जनरली सेकंड से थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में आपको दिखेगी। डेंटिजेरिस सिस्ट के कितने नंबर हो सकते हैं, एक होगी या मल्टीपल होगी, कैसी होगी? तो मोस्टली केसेस में तो ये सॉलिटरी है,
सॉलिटरी का मतलब सिंगल होगी। पर अगर पेशेंट को कोई ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट के मल्टीपल इम्पैक्टेड दांत हैं तो पेशेंट के मल्टीपल डेंटिजेरिस सिस्ट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल डेंटिजेरिस सिस्ट देखने को मिलती है? वो है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया। अब सिम्टम्स क्या है जो पेशेंट के मतलब पेशेंट कौन सी कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट करेगा? तो इसके लिए आप हमेशा ये याद रखना कि डेंटिजेरिस सिस्ट की हमेशा एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग का मतलब कि पेशेंट जनरली कोई और कंप्लेंट के साथ आता है, पर जब हम उसका एक्सरे करवाते हैं, जैसे मान लो पेशेंट 3-7 यानी कि सेकंड मोलर की कंप्लेंट के साथ आया, उसमें केरीज थी, ठीक है, टीओपी पॉजिटिव था, आपने चेक करवाने के लिए एक्सरे करवाया, पर जब आपने एक्सरे करवाया आपने देखा कि थर्ड मोलर के अराउंड सिस्ट बनी हुई है। तो इससे ये क्या क्लियर होता है कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग का मतलब क्या है कि इस पैथोलॉजी का कोई अपना फीचर जो था वो पेशेंट में नहीं था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेन जो है डेंटिजेरिस सिस्ट का एक फीचर नहीं है। पेशेंट यूजुअली पेन की कंप्लेंट के साथ आपके पास नहीं आता, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, कभी कभी पेशेंट कह सकता है कि उसके फेस पे स्वेलिंग हुई है, क्योंकि डेंटिजेरिस सिस्ट है, जब ये एक्सपैंड करेगी तो फेस पे आपको स्वेलिंग दिख सकती है। इसके अगर आपने क्लिनिकल फीचर्स याद रखने हैं तो आपने हमेशा 2 पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने हैं। वो है कि या तो ये स्लो ग्रोइंग हो सकती है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वेरिएंट हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ये एक्सपेंड कर रही है। अब अगर स्लो ग्रोइंग है तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग होगी, पेशेंट के कोई पेन नहीं होगी। पेन कब होगी? जब सिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड है, पेशेंट के फेस पे माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है। पर अगर ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, एक्सपेंशन डेंटिजेरिस सिस्ट का एक फीचर है, ठीक है। डेंटिजेरिस सिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है। इससे आप क्या समझते हो? जैसे दांत है, दांत के राउंड ऐसे छोटी सी सिस्ट बनी थी, पर बहुत ही जल्दी वो सिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो गई। अब वो सिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि उसने दांत को ही नीचे धक्का मार दिया। इतना ज़्यादा दांत को नीचे धक्का मार दिया कि अगर मैं बात करूँ, ये मैंडिबल है तो सारा मैंडिबल अब सिस्ट से भर चुका है और जो आपको दांत है वो लोअर बॉर्डर पर नज़र आ रहा है। तो इससे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? हॉलोइंग आउट, मतलब कि सारा का सारा मैंडिबल है वो खाली हो गया है। सेकेंडली कि उसने दांत को इतना पुश कर दिया है कि वो लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के पास आ गया है। अगर कोई चीज़ इतनी जल्दी एक्सपैंड कर रही है तो यहाँ पर आपको पता है कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व भी होती है, तो ये नर्व को भी इंजरी कर सकती है। पेशेंट के फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो सकती है। जो एडजेसेंट टीथ है उसकी रूट्स को भी ये रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है। यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो इस दांत की जो रूट है वो भी रिजॉल्व हो सकती है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें कि अगर डेंटिजेरिस सिस्ट है वो अनइरप्टेड थर्ड मोलर मैंडिबल में है तो ये डिस्प्लेसमेंट करा देगी थर्ड मोलर की इतनी ज़्यादा कि वो लोअर बॉर्डर के पास आ जाएगा। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की कंप्रेशन करा देगी, हॉलोइंग आउट ऑफ इंटायर रेमस करवा देगी। और एक पॉइंट आता है कि ये एक्सपेंशन करा देगी कॉर्टिकल प्लेट्स की। इसका मतलब क्या है? सिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। अब अगर ये एक्सपैंड करेगी तो वैसे ये प्रेशर डालेगी। अब प्रेशर डालेगी तो ये जैसे बक्कल कॉर्टिकल प्लेट है और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर लगेगा कि ये जो प्लेट्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगी। अब अगर यही मैक्सिला में होगा तो मैक्सिला में हमें जो एंटीरियर मैक्सिलरी एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हमने बात कर ली कि डेंटिजेरिस सिस्ट बनी कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ, कितने नंबर में होती हैं। एक रह गया फीचर कि अगर डेंटिजेरिस सिस्ट ब्लड फिल्ड है तो इसे हम ब्लू डोम्ड सिस्ट भी कह देते हैं। अब रेडियोलॉजिकल फीचर्स की बात आती है तो ये तो अब तक हमें याद हो गया होगा कि डेंटिजेरिस सिस्ट है वो कहाँ से शुरू होती है? वैसे नेक से शुरू होगी, अनइरप्टेड दांत में होगी हमेशा, ठीक है, दांत को इनक्लोज करेगी अंदर। अब इसकी 3 वैरायटीज आ जाती हैं। सबसे पहले इसकी आती है सेंट्रल वैरायटी। सेंट्रल वैरायटी का मतलब कि ऐसे दांत के ऊपर आपको ऐसे सिस्ट दिखेगी। लेटरल का मतलब कि दांत पार्शियली रप्टेड है तो इसके कारण सिस्ट थोड़ी सी साइड पे बन जाती है, लेटरल वैरायटी। तीसरी आती है सर्कमफ्रेंशियल वैरायटी, जिसमें जो सिस्ट है वो आपको ऐसे दिखेगी, दांत के अराउंड, नेक से शुरू हो रही है और ऐसे। अब जब भी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे आपको एक वर्ड हमेशा दिखेगा कि इसके स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स होते हैं।
स्क्लेरोटिक बॉर्डर क्या होता है या कब बनते हैं, जब अगर कोई लीजन बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है, बोन है, ये बोन के अंदर लीजन है, कोई बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है। अब बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है, बोन के पास तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, या तो वो डिपॉजिट हो रही होगी। अब अगर कोई लीजन बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है तो बोन के पास टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर बोन की डिपोजिशन करे। पर अगर यही कोई लीजन है वो बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है तो बोन के पास इनफ टाइम है कि वो यहाँ पर इनफ डिपोजिशन करे एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि ये लीजन आगे ना आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक बॉर्डर। ये किन केसेस में दिखेंगे आपको, जो स्लो ग्रोइंग लीजन्स होंगे। तो डेंटिजेरियस सिस्ट जो है एक स्लो ग्रोइंग लीजन है, ये अग्रेसिव लीजन भी हो सकता है, पर अगर ये एक स्लो ग्रोइंग लीजन है तो आपको इसके स्क्लेरोटिक बॉर्डर दिखेंगे। सेकेंडली, अगर किसी दांत के अराउंड ऐसे ऊपर एनलार्जमेंट हो गई है ना, तो आप हर बार नहीं कह सकते कि ये डेंटिजेरियस सिस्ट ही है। अगर ये जो एनलार्जमेंट है ये 4 से 5 mm से कम है तो ये इनलार्ज्ड फॉलिकुलर स्पेस भी हो सकती है। तो हम कब डेंटिजेरियस सिस्ट सस्पेक्ट कर सकते हैं, उन केसेस में अगर अनइरप्टेड दांत के अराउंड जो इनलार्जमेंट है वो 4 से 5 mm से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डेंटिजेरियस सिस्ट हो सकती है।